Hello, people. Welcome back to Eduvora, where learning comes alive. आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, किंगडम्स, वॉर्स ये सब नहीं है, ठीक है। इन सब की स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री एक्चुअली मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है, जब ना सिटीज़ थी, ना राइटिंग थी, कैसे ना ही कुछ ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन था, कुछ भी ढंग से नहीं था। इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर कौन थे, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करनी शुरू की, कैसे चीज़ें डेवलप करी और कैसे हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर तक और उसके बाद सेटल लाइफ तक की जर्नी को समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट्स ने कैसे इवेंचुअली सिविलाइजेशन का राइज स्टार्ट किया, उसकी कैसे फाउंडेशन प्रिपेयर की। बढ़ते हैं बिफोर राइटिंग एंड आफ्टर राइटिंग। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है, राइटिंग का इन्वेंशन आता है सबसे पहले। ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत बड़ा राइटिंग के आने से पहले का है, ठीक है। और इस पीरियड के बारे में हम रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स, बोन्स, दूसरी मटेरियल जैसे क्लूज मिलते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं उस टाइम का पता लगाने के लिए। राइटिंग के बाद सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन अब लोगों के नाम थे, कुछ इवेंट्स थे, सोशल लाइफ थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे पास जो हमें रिकॉर्ड करी हुई मिली थी, ठीक है। जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट थी और यहाँ पे आप ब्राह्मी स्क्रिप्ट देख रहे हो, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा में मिलती है। और हड़प्पा में स्क्रिप्ट मिली थी हमें सील्स और पॉटरी पे मिलती है, लेकिन वो अभी तक कम्प्लीटली डिसिफर नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बहुत अलग थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी क्यों ज़रूरी है पहले की। तो अब ये समझना है कि हाँ, ह्यूमंस ग्रेजुअली डेवलप कैसे हुए और चेंजिंग क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट किया। ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और एक कल्चरल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में फिजिकल और जेनेटिक चेंजेस आए लोगों में, ठीक है। और वहीं कल्चरल एवोल्यूशन में ह्यूमंस ने अपने सराउंडिंग के आसपास के टूल्स, टेक्निक्स और डिफरेंट वे ऑफ लिविंग को डेवलप किया। अब इसी ग्रेजुअल एडेप्शन ने इवेंचुअली ह्यूमन सोसाइटी को हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन की तरफ मूव किया, जो सिविलाइजेशन का इमर्जेंस का फाउंडेशन बना। क्योंकि सिविलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक बेस चाहिए था, फाउंडेशन चाहिए था, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और कल्चरल एवोल्यूशन दोनों से आया। बायोलॉजिकल में वो फिजिकली चेंज हुए, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, जैसे होमो सेपियंस बने जब हम, ठीक है। और कल्चरल एवोल्यूशन में उन्होंने अडेप्ट करना सीखा क्लाइमेट में, वहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर कैसे होगा ढंग से, ये सब चीज़ें सीखी। हाँ जी, तो अब आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टॉपिक है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। अगर अर्ली ह्यूमन अफ्रीका में इवॉल्व हुए तो वो बाहर कैसे आए? क्योंकि सिविलाइजेशन और यही सब चीज़ें तो पूरे हर जगह फैली हुई थी, हमें हड़प्पा में देखने को मिली, मोहनजोदड़ो, बाकी सारी चीज़ें हर जगह पे। तो अर्ली ह्यूमन का एनवायरनमेंट हमेशा सेम नहीं था, क्लाइमेट और सराउंडिंग चेंज होते गए और सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ा। इसी प्रोसेस में उन्होंने नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए, नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करना सीखा उस टाइम पे जब उन्हें अडेप्ट करना था, ठीक है। और इसी ग्रेजुअल मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, 2 मिलियन ईयर्स एगो एक होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करा, ठीक है, जिसे माइग्रेट करने वाला फर्स्ट होमिनिन बताया। उसके स्टोन टूल एशिया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं, जो अफ्रीका से बाहर स्प्रेड होने के एविडेंस थे। इसका मतलब यहाँ से एविडेंस मिला कि एक होमो इरेक्टस ने बाहर इवॉल्व किया, बाहर माइग्रेट किया, और बाद में कुछ साल बाद होमो सेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और इवेंचुअली मॉडर्न ह्यूमंस भी दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो गए। तो ऐसे हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन जब वो अफ्रीका से बाहर निकले थे, ठीक है। ये हमारी अफ्रीका थ्योरी थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे कौन। अब तक हमने अफ्रीका थ्योरी पढ़ी थी,
अब जब हमें पता चल गया है कि इन्होंने डिफरेंट रीजन में स्प्रेड तो हुए थे, ठीक है, तो अब ये थे कौन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स के एविडेंस मिलते हैं हमें, ठीक है, और इन रीजन्स को कलेक्टिवली हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट ये इनके एंसेस्टर्स के हमें वो मिले थे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ह्यूमन एंसेस्टर थे जो कि अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो इनमें से कुछ एंसेस्टर्स ने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए थे, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था क्योंकि टूल्स ने उनकी इतनी हेल्प करी थी कि जो काम वो हाथ से नहीं कर पाते थे उन कामों को इजीली वो स्टोन से कर पाते थे, ठीक है। और इसी एबिलिटी की वजह से जो अर्ली ह्यूमंस को होमिनिन्स यानी टूल मेकर्स कहा गया था, ठीक है, तो ये होमिनिन्स मतलब टूल मेकर्स था। अब प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम तो राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से, यानी आर्कियोलॉजी जो थी हम उसने हमारी हेल्प की। आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट साइट पर गए, टूल्स, बोन्स, दूसरी ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिली वहाँ पे, उन्होंने वो सब कलेक्ट किया और इन क्लूज़ को स्टडी करके उन्हें समझ आया कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे और अपनी डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते थे। इसके साथ फॉसिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस थे। अर्ली ह्यूमंस के कुछ रिमेन्स मिले मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो अंडरग्राउंड प्रिजर्व थे वहाँ पे, ठीक है, बाद में फॉसिल्स बन गए जिनके ऊपर भी फिर से स्टडी किया गया। और ये देखो होमो हेबिलिस थे जो ओल्ड दुबई जॉर्ज तंजानिया के आसपास मिलते थे। उसके बाद ये हुए होमो इरेक्टस जो ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली के आसपास मिले। फिर होमो निएंडरथैलेंसिस जो यूरोप और साउथ एशिया के पास मिले। उसके बाद जो आज तक भी अर्थ पे रह रहे हैं होमो सेपियंस जो कि लिविंग ह्यूमन बींग्स थे, ये फाइनली इवॉल्व किया, ठीक है। तो ये थे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर और आर्कियोलॉजिकल रिमेन और फॉसिल को स्टडी करके हमें हमारे एंसेस्टर की स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी स्टोरी। अब आते हैं पीरियड्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये हमारी कुछ एजेस पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज एंड फाइनली आयरन एज। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं पैलेलिथिक एज जो कि हंटर गैदरर्स की एज थी। इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हंटिंग और गैदरिंग पे सब लोग डिपेंड थे। इनका बस एक काम था स्टोन के टूल्स बनाना और उनका यूज़ करना। इस पीरियड में ह्यूमंस मेनली हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड तो थे ही, ठीक है। और इंडियन कॉन्टिनेंट में इसके काफ़ी सारे ह्यूमन साइट्स के एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे अतिरमपक्कम तमिलनाडु में और ईसमपुर जो कर्नाटका में थे, ठीक है। ये पैलेलिथिक इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इन टूल्स में हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स ये सब यूज़ होते थे जो बोन मैरो निकालने में हेल्प करते थे और प्लांट या ट्यूबर्स डिग करने में हेल्प मिलते थे। अब इस एज में पैलेलिथिक एज में डेवलपमेंट क्या है, तो टाइम के साथ ह्यूमन सिर्फ सिंपल टूल्स यूज़ नहीं करते थे, वो टूल्स और टेक्निक्स उनकी एडवांस बनती जा रही थी। छोटे टूल जैसे स्क्रैपर, बोरर्स, जिससे हंटिंग और दूसरे टास्क काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते थे, ये सब भी डेवलप किए। बो, एरो, ब्लेड्स, इन सब चीज़ों के भी हमें एविडेंस मिलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ टूल्स तक लिमिटेड नहीं थी। ह्यूमन केव्स, रॉक शेल्टर, वॉल पेंटिंग्स ये सब भी वहाँ पे बनी, ठीक है, जो कि वहाँ पे मिलती है। बॉडी को पिगमेंट से डेकोरेट करना और स्टोन, ये सब बोन, शेल, ये बीड्स, ये सब चीज़ें उस टाइम पे मिली थी। इस टाइम में सर्वाइवल के साथ साथ ह्यूमन क्रिएटिविटी और सिंबॉलिक बिहेवियर भी हमने देखा, ठीक है। ये पैलियोलिथिक के बाद एंटर करते हैं मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। कुछ 12,000 ईयर्स एगो पहले अर्थ का टेम्परेचर चेंज होने लगा, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगी अर्थ, ठीक है। और इस चेंज की वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक्सपैंड हो गए, जिससे क्या हुआ, फूड के नए सोर्सेज अवेलेबल होने लगे, जैसे फिश, वाइल्ड ग्रेन, स्मॉल एनिमल्स, ये सब चीज़ें मिलने लगी। और इस पीरियड में माइक्रोलिथिक्स मतलब स्टोन के छोटे छोटे टूल्स, इन सब चीज़ों का, इन स्टोन का टूल्स का यूज़ इम्पोर्टेंट हो गया।
ठीक है। फिशिंग और एक्वाटिक फूड गैदरिंग का लाइफ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया, क्योंकि अब ये सब चीज़ें भी मिलने लगी थी। और इस पीरियड में हुई आर्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं भीमबेटका केव, जो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हम देखते हैं पेंटिंग्स जो कि रॉक शेल्टर्स पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये का एविडेंस है उस टाइम पीरियड का जब आर्ट फॉर्म डेवलप हुई। तो माइक्रोलिथिक पीरियड में हमें एक फेस देखने को मिलता है जहाँ पे माइक्रोलिथिक स्टोन टूल्स बने छोटे, और क्लाइमेट चेंज हुआ जो कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, और ह्यूमन लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा था। अब आते हैं अगले पे। अब तक ह्यूमंस मेनली हंटिंग, गैदरिंग, अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, ठीक है, और फूड सोर्सेज भी बेटर हो गए। इसके साथ एक मेजर चेंज हुआ, ह्यूमन ने फूड कलेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इस ट्रांजिशन को आते हैं द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पता है क्या थी? प्लांट और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन। अब लोगों ने इनको डोमेस्टिसाइज करना शुरू कर दिया था। इंसान ने क्रॉप्स कल्टीवेट करने शुरू किए और कुछ एनिमल्स को रियर करना शुरू किया। मतलब अब यहाँ पे वो समझ चुके थे कि मतलब एक तरह से कहते हैं कि उन्होंने पर्सनल चीज़ें रखनी शुरू की। अब तक वो जाते थे, जो नेचर देता था वो सब चीज़ें वो लेकर और उसका यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने उन चीज़ों को अपने पास रखना शुरू किया। जैसे लैंड थी उस पर कल्टिवेट करना शुरू किया, एनिमल्स थे उनको अपने पास रखना शुरू किया और रियर करना शुरू किया। यानी हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग और सेटल लाइफ की तरफ ये शिफ्ट आगे चलकर अर्बन लाइफ और सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बना रहा था। देख रहे हो, अब टूल सिर्फ हंटिंग के लिए नहीं, तब की फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहे थे। और पॉटरी का यूज़ बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया था न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के टाइम पे। एक तरह से माने तो एक विलेज सेटलमेंट यहाँ पे इंसानों ने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द न्यूलिथिक पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ एग्रीकल्चर एक ही टाइम पे हर जगह स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर हुआ था। जैसे नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो मेहरगढ़, जो बोलन रिवर के पास आज भी पाकिस्तान में है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। ये अराउंड 7000 BCE का एग्रीकल्चरल विलेज था, जहाँ पे एग्रीकल्चर होना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे लोग वीट, बार्ले, ये सब चीज़ें कल्टीवेट करते थे। और एनिमल्स की बात करें तो शीप, गोट्स और ज़ीबू, एक कैटल, ये सब होते थे, इन को रियर करते थे। और इन्होंने यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स हाउसेस और ग्रैनरीज भी बनाए थे, ठीक है। पिक्चर्स में देख रहे हो कितना डेवलपमेंट हो गया था, मतलब कहाँ से हम कहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। और बाद में 4000 BC यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ शुरू हो गया था। तो इस तरह न्यूलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज़ ने ग्रेजुअली मेटल का यूज़ किया, आगे चलकर ब्रॉन्ज का यूज भी किया, जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की फाउंडेशन थी। अब ये पढ़ेंगे हम आगे, ओके। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने चीज़ें पढ़ी आज। बाकी तीनों पीरियड पढ़ लिए। आगे पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। ये यहीं तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। सपोर्ट एडुव्योरा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।